नमस्कार, एपिक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। यूपी सेंट्रल आपके लिए हम लेकर आए हैं और यूपी सेंट्रल में आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकने वाले युवक ने सरेंडर कर दिया है। उसने अपना सरेंडर मऊ जिले के कोपागंज थाने में किया है। सरेंडर करने वाले युवक ने दावा किया है कि बीजेपी की ये चाल थी और एक बीजेपी नेता ने उससे स्याही फेंकने को कहा था। इस युवक की पहचान अभिमन्यु उर्फ मोनू यादव उर्फ डायमंड के रूप में हुई है। आरोपी युवक के सरेंडर की जानकारी सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने मीडिया को दी। तो जिस युवक ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी थी, उस युवक ने बड़ा खुलासा किया है। उस युवक का कहना है कि एक बीजेपी नेता के कहने पर उसने दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी थी और उसके इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया था। तो घोसी उपचुनाव के दौरान दारा सिंह चौहान के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। खबर गोंडा से है, जहां जिले में डीएम नेहा शर्मा ने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 2 स्थानों का औचक निरीक्षण किया है। वहीं कार्यों में कमियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। डीएम नेहा शर्मा ने सबसे पहले सर्किट हाउस के पास निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। वहीं उन्हें कार्यों में लापरवाही दिखने के बाद सही ढंग से कार्य करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद डीएम ने जिला अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। तो गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान तमाम निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट की रेपुरा थाना पुलिस ने 3 अंतरराज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तस्करों के पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया है। बाजार में इस 50 किलो गांजे की कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि 20 अगस्त की रात को थानाध्यक्ष रेपुरा शैलेंद्र चंद्र पांडे और उनकी टीम को मुखबिर ने कुछ कथित लोगों द्वारा गांजा तस्करी की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से एक कार, भारी मात्रा में गांजा, 1 अदद तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 12 बोर और एक 315 बोर का कट्टा और 3 अदद मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो चित्रकूट से खबर आपको बता रहे, जहां गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गांजा तस्करों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है और भी तमाम सामान गांजा तस्करों के पास से बरामद हुआ है। फिलहाल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, चित्रकूट की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय गैंग है जो छत्तीसगढ़ से लेके आते हैं और यहाँ पे चित्रकूट में और अन्य आसपास के जनपदों में इसकी जो है विक्रय करते हैं। अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें स्थानीय तौर पे एक अभियुक्त चिन्हित हो गया है, उनकी यहाँ से बरामदगी भी हो गई है। शेष जो अभियुक्त जो खरीदने के लिए और इसके उपयोग में लिप्त हैं, उनकी जानकारी करके उनके विरुद्ध भी ठोस विधिक कार्रवाई की है। 15 लाख रुपए इसकी जो है कीमत है और इसके साथ स्कॉर्पियो का भी नंबर प्लेट बदल के ये जो है ये सारी अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो है ये डराने धमकाने के लिए और अन्य उपयोग के लिए अवैध इनके पास कंट्रीमेड वेपन भी मिला है, जिसकी भी बरामदगी की गई और अभियोग में उसका भी विवरण लिखा गया है। खबर बांदा से है, जहां जिले में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का कहना है कि अभी तक दिव्यांगों को आवास नहीं उपलब्ध कराए गए हैं, वह दिव्यांगों को दिए जाने वाला भत्ता भी बहुत कम है। इसके साथ ही सभी दिव्यांगों ने भत्ता बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि सभी दिव्यांगों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल अपने कार्यालय से बाहर आकर दिव्यांगों से मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन लिया और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी आश्वासन दिया है। तो दिव्यांगों ने तमाम मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांगों का ये कहना है कि उनको अभी तक आवास नहीं मिला है, जो भत्ता है वो भी बहुत कम है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर तमाम दिव्यांगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और जिलाधिकारी ने भी उन दिव्यांगों को आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी मांगें पूरी की जाएंगी।
भैया क्या नाम है आपका? मेरा रितेश कुमार गुप्ता नाम है, जिला अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ से। क्या किस बात को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन अपना 5 सूत्री मांग ज्ञापन किसको दिया ज्ञापन? डीएम के हाथों से गौर कराया सीधा मुख्यमंत्री जी के लिए कि हमारी 5 सूत्री मांगों जल्द से जल्द निवारण किया जाए, नहीं ये विकलांग काफिला बांदा से लेकर दिल्ली के लाल किले तक जाने के लिए तैयार है। हमें किसी हद तक जाना पड़े, यहाँ से लेकर हम दिल्ली तक जाएंगे और आत्मदाह तक करके उनको दिखा देंगे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सोनभद्र कर्मा थाना क्षेत्र के केकराही चौराही पर आज सुबह लगभग 6 बजे रॉबर्ट्सगंज से मिर्जापुर जा रही कोयला लदी मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बढ़ गई। जोरदार आवाज के बाद आस पड़ोस के लोगों ने घर से बाहर देखा तो मालगाड़ी के डिब्बे 2 भागों में रेलवे ट्रैक पर 2 भागों में बढ़ गए थे। फिर गार्ड ने खैराही स्टेशन पर सूचना दी। मालगाड़ी के ड्राइवर को वॉकिंग टॉकिंग से सूचना देकर रफ्तार धीमी करवाया गया। फिर मालगाड़ी रुकी। फिलहाल बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई है। मालगाड़ी के गार्ड ने बताया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, भीड़ भाड़ इलाके के क्रॉसिंग पर खतरा रहता है। फिर इंजन को बैक कर डिब्बा जोड़ा गया, तब पूरे डिब्बे अपने गंतव्य को रवाना हुए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कपलिंग टूटने की आवाज़ तेज थी। पड़ोस के लोग भयभीत हो गए और संयोग अच्छा था कि कोई पटरी के पास खेतों में काम नहीं कर रहा था। तो बड़ा हादसा होते होते बचा है। कपलिंग टूटने से मालगाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसकी चपेट में कोई आया नहीं और आसपास कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें कि दबंगों के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक के सिर व हाथ पर काफ़ी चोटें आई। गंभीर हालत देखते हुए युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र का आपको ये हम बता रहे हैं। नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दरई चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां अमृतलाल पुत्र बाबूलाल 40 वर्ष निवासी बाहीपुर किसी काम से चौराहे पर गए हुए थे और तभी अचानक से 2 युवकों ने उन पर चाकू से हमला बोल दिया। चाकू के हमले में जहां युवक का दाहिना हाथ कट गया, वह उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना को अंजाम देकर सभी हमलावर मौके से फरार हो गए और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और वही डॉक्टर का कहना है कि अभी युवक की हालत ज़्यादा सुधार नहीं है, युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो रायबरेली में एक युवक पर चाकू से हमलावरों ने हमला कर दिया। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर अतुल पांडे, एमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। डॉक्टर साहब, एक नसीराबाद से केस आया है क्या? हाँ, अमृतलाल 40 साल उम्र है, मारपीट का केस है। सर पे चोट है, उसके हाथ पे चोट है, उसका फर्स्ट एड करके एडमिट किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना करने के बाद गायों की सेवा की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में आयोजित जनता दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने दूरदराज से आए बड़ी संख्या में फरियादियों की समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक फरियादी के पास पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को निस्तारण करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण, संतुष्टिकरण और निष्पक्षता के साथ न्याय दिलाने का काम अधिकारी करें और जल्द से जल्द उन्हें न्याय दिलाएं। तो गोरखपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में तमाम फरियादियों की फरियाद को सुना और अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि जल्द उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तैयारी में जुट गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ी संख्या में संत धर्माचार्य सहित देश विदेश के अतिथियों को आमंत्रित किया जाएगा। जहां एक तरफ संत धर्म आचार्यों को मठ मंदिरों में ठहराने की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश विदेश से आए अतिथियों को ठहराने के लिए प्रयागराज के कुंभ की तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस टेंट सिटी बसाने की तैयारी है। आपको बता दें कि भव्य और दिव्य रामलला के मंदिर का भूतल और गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है। मकर संक्रांति से 25 जनवरी तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दौरान पीएम मोदी सहित देश विदेश के तमाम संत धर्माचार्य मौजूद रहेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सबसे खासियत यह है कि
इसमें देश विदेश से सभी धर्मों, पंथों और संप्रदायों के धर्मगुरुओं को आमंत्रण भेजा जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा का समारोह लगभग सप्ताह भर चलेगा, जिसमें शास्त्रों के अनुसार धर्माचार्य विधि विधान करेंगे और शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को गर्भगृह में विराजमान करेंगे, जिसमें नई बनाई जा रही है कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और अस्थायी गर्भगृह में बने रामलला को नए गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा में जो विधान है अपने यहाँ, उसी विधि विधान से काम शुरू होगा। मकर संक्रांति के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जो अनुष्ठान है शास्त्र के अनुसार वो धर्माचार्य लोग करेंगे और मुझे लगता है कि लगभग 1 हफ्ता 8 दिन उसमें लगेगा। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की तिथि होगी उस दिन प्रधानमंत्री जी आकर के जो नई मूर्ति बन रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वो विराजमान करेंगे स्थायी रूप से। और जो हमारे अस्थायी मंदिर है उसमें जो भगवान आज विराजमान है उनको भी ले जाकर के वहाँ पधारेंगे। संभावना तो लोग कहते हैं कि लाखों लोग आने की संभावना लोगों की है, तो उतनी व्यवस्था हमको तो जितना लोगों को आमंत्रित करेंगे उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम उसका पूरा प्रयास करेंगे कि उनको सुख सुविधा के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से हम उसकी व्यवस्था करें। वहीं यूपी में मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रही है। इस वोटर महाचेतना अभियान की शुरुआत आज से यूपी बीजेपी करने जा रही है। इसको लेकर बीजेपी कार्यालय में आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी बैठक में शामिल होंगे। और बीजेपी ने इस बैठक में यूपी बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया है। वोटर महाचेतना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटरों को पार्टी से जोड़ेगी। यही नहीं, बीजेपी राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए मतदाता बनाएगी। बीजेपी राज्य मुख्यालय में आज 12 बजे से यह बैठक शुरू हो गई है। आज होने वाली बैठक में पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की ट्रेनिंग देंगे। इसके तहत पहला टास्क जो दिया जाएगा उसमें 1 जनवरी 2024 को जिन लोगों की उम्र 18 वर्ष हो रही है उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। इसके अलावा जिनके नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन कुछ गड़बड़ी है उन्हें ठीक करवाना है। साथ ही जो लोग किसी दूसरी जगह चले गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अंग्रेजों के दबदबे का आभास कराने वाले सभी नियमों को खत्म करने जा रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश भागीदार अधिनियम 1933 की नियमावली में संशोधन करेगी। 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनियमन को लेकर उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था। संशोधन के बाद अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अब अपने नाम के साथ क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगी। गुलामी की मानसिकता का एहसास कराने वाले नियमों से निजात दिलाने के लिए सरकार नई व्यवस्था शुरू कर रही है। अब इस कानून के तहत पंजीकरण कराने वाली पार्टनरशिप फर्म सरकार की अनुमति के बिना अपने नाम में क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, किंग, क्वीन, इंपीरियल और रॉयल जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगी। 1933 में पार्टनरशिप फर्म के संचालन और विनियमन को लेकर उत्तर प्रदेश भागीदारी अधिनियम लागू किया गया था। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।